नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री के डे 2 में। और इसमें हम हिस्ट्री के डे 2 में इटली का एकीकरण जानेंगे। एकीकरण में बाधक क्या है और इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान है, इन सभी को जानेंगे। तो क्या आप लोग इटली के एकीकरण और इटली के एकीकरण में बाधाओं को अच्छे से समझने के लिए तैयार है? तो कॉपी कलम उठा लीजिए। अगर नहीं लिखना है तो बाद में मैं पीडीएफ दे दूंगा लास्ट में, ठीक है? पूरा पीडीएफ ही दे दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं लिखना। अगर लिखने की ज़्यादा कोशिश करना। लेकिन इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या हैं? देखो, इटली के एकीकरण में कई छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। इटली देखो ऐसा था। इटली मान लो एक यहाँ से थोड़ा सा यहाँ लंबा था। देखो, इटली यहाँ ऐसे और ऐसे करके यहाँ पे कई जगहों में टूटा हुआ था, कई छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। मेरे पास मैप रहता तो बता देता, ठीक है? इटली कई छोटे छोटे राज्यों में, स्वतंत्र राज्यों में टूटा हुआ था। सब जगह अपना शासन हो रहा था, यहाँ भी सब अपने अपने अनुसार चला रहे थे, शासन कर रहे थे वहाँ के राजा। दूसरा, ऑस्ट्रिया। इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। देखो, इटली पे ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ये तो बहुत ही बड़ा योगदान दिया इटली के एकीकरण को रोकने के लिए। और क्या है, फ्रांस भी चाहता था कभी नहीं। मेरे बगल में जो इटली है, यहाँ इटली ऐसा था, बताए ना अभी तो। और यहाँ पे फ्रांस था, इतना इधर फ्रांस था। तो फ्रांस कभी नहीं चाहता था कि इटली हमारे बगल में और कभी ये एकीकरण हो। ये छोटा छोटा राज्य ही रहे और मैं इस पर कब्जा करके रखूँ। समझ में आया आप लोगों को? और इटली के राजधानी राजधानी पर क्या, पोप का प्रभाव था। इटली के राजधानी क्या, पोप। राजधानी जो थी उस पर किसका, पोप क्या होता है कि एक चर्च जैसे होता है ना, उसी में एक जैसे चर्च का गुरु जो होता है उसी पोप कहते हैं। वो उससे पूरा राज्य, इटली का जो राज्य था वो प्रभावित था। राजधानी, सभी लोग इनसे प्रभावित थे। और ये भी कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। समझ में आया आप लोगों को? इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या है? कई छोटे छोटे राज्यों में यह बटा हुआ था। दूसरा, यह ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का इस पर हस्तक्षेप था। तीसरा, इटली की राजधानी जो बुडापेस्ट था, ऑस्ट्रिया की राजधानी थी बुडापेस्ट। इटली की राजधानी रोम है। रोम पर पोप का अधिकार था, ठीक है? पोप क्या कभी नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया इटली के एकीकरण। अब बाधा, इटली के एकीकरण के नायक, योगदान, ये बाधाएं थी। अब क्या है, इटली के एकीकरण के योगदान किसने किया? इटली के एकीकरण जो हुआ इसमें कौन कौन थे? तो मेजनी थे, काउंट कावोर और गेरिबाल्डी। ये तीन जो थे बहुत बड़ा योगदान दिए थे। और इन्हीं तीन के कारण क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। पूरा इटली क्या हो गया, मिल गया। इटली का एकीकरण मतलब क्या, पूरा सम्मिलित या मिल जाना, सम्मिलित या क्या हो जाना, मिल जाना। तो वो क्या हो गया, इटली का पूरा एकीकरण हो गया। समझ में आया कौन कौन करवाए? मेजनी आए, काउंट कावोर आए और गेरिबाल्डी। और गेरिबाल्डी ने क्या कर दिया, लास्ट में जानेंगे कि गेरिबाल्डी क्या कर दिया, इटली का पूरी अच्छी तरह से एकीकरण कर दिया। समझ में आया? अब चलते मेजनी क्या था, पेशे से एक नाविक था। साहित्यकार और गणतंत्र के विचार का समर्थक था, योग्य सेनापति था। बस ये क्या था, गणतांत्रिक विचार का ये क्या है, साहित्यकार और गणतंत्र मतलब क्या, ये क्या गणतंत्र मतलब ये सोचता था सभी स्वतंत्र रहे, सभी क्या रहे, आज़ाद रहे, ऐसा यह सोचता था। समझ में आया आप लोगों को? और मेजनी क्या थे, मेजनी का संबंध कार्बोनारी नामक गुप्त दल से था। एक कार्बोनारी संगठन था जो क्या, जहाँ पे गणतंत्र नहीं था, वहाँ यह क्या करता था, वहाँ जाकर विरोधियों को उकसाता था और गणतंत्र के लिए बहुत प्रयास किया ये संगठन, कार्बोनरी दल। समझ में आया? मेजनी क्या था, एक साहित्यकार और गणतंत्र विचार का समर्थक था। और ये कार्बोनरी नामक गुप्त दल से, ये पॉइंट और ये पॉइंट याद रखना। बस पॉइंट याद रखोगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है? तीसरा, 1830 में मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने क्या किया, नागरिक आंदोलन द्वारा दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली का एकीकरण
से पलायन करना पड़ा। देखो मेजनी क्या चाहता था 1830 में, नागरिक आंदोलन द्वारा क्या करना चाहता था, इटली का एकीकरण करना चाहता था, किंतु जो मेटरनिक था, मेटरनिक था जो ऑस्ट्रिया के कौन था, ऑस्ट्रिया के चांसलर था, ऑस्ट्रिया के क्या था, चांसलर जो चांसलर था वो क्या कर दिया, वो उसके कारण क्या हो गया, इटली का एकीकरण रुक गया। समझ में आया आप लोगों को। जो ये मेटरनिक ने क्या किया, नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया। समझ में आ गया। 1831 में यंग इटली की स्थापना किया और इन्होंने क्या किया 1831 में, 1830 में पहले इन्होंने नागरिक आंदोलन द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहा, नहीं हुआ। 1830 में इटली में इन्होंने इटली में यंग इटली नाम की संस्था खोली, जिसमें इटली के एकीकरण के लिए ही खोले गए थे ये। दूसरा 1834 में यंग यूरोप नाम की संस्था की स्थापना की। अब 1834 में इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा इन्होंने यंग यूरोप नाम की संस्था, यंग यूरोप, पहले यंग इटली था और 1834 में इन्होंने क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना की है। 1848 में मेटरनिक के पतन के बाद मेजनी पुनः इटली के एकीकरण के लिए आया। अब देखो 1848 में मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर, उसी के कारण नहीं हो रहा था और यही दबा देता था। और जब उसका शासन खत्म हो गया तो क्या हो गया, उसकी जगह कौन आ गया, मेटरनिक ने इटली के एकीकरण के लिए आए। इटली के एकीकरण के लिए कौन आए, मेटरनिक आए और चाहा कि क्या, इटली का एकीकरण फिर से कर दिया जाए, लेकिन इटली का एकीकरण नहीं हुआ। फिर इसे खाली हाथ लौटना पड़ा। देखो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली के में जनवादी आंदोलन कुचल दिया गया। मेजनी पुनः हार कर और वह पुनः क्या हो गया, पलायन कर गया। देखो यहाँ पे बस इनके बारे में हम शॉर्ट में बता देते। पहले इन्होंने ये गुप्त कार्बोनरी, ये क्या थे, एक साहित्यकार थे और एक योग्य सेनापति थे, पहला पॉइंट। दूसरा कार्बोनरी दल से संबंध था, लिखने कार्बोनरी गुप्त दल से, संगठन से। और तीसरा इन्होंने 1830 में यंग इटली की स्थापना 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया लेकिन कुचल दिया। चौथा 1831 में यंग इटली की स्थापना। 1805वां क्या, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। और फिर छठा क्या है, 1848 में ये पुनः इटली का एकीकरण करने के लिए आया, किंतु इटली का एकीकरण नहीं हुआ और ये पुनः क्या हो गया, पुनः यह क्या कर दिए, लौट गए। ये क्या हो गया, लौट गए और इटली का एकीकरण अवरुद्ध हो गया, रुक गया। अब इसके बाद आते हैं, समझ में आ गया इसके बारे में। अब काउंट काबूर के बारे में चलते हैं। काउंट काबूर क्या था, काउंट काबूर एक क्या सफल कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिक मतलब ऐसा जो नीति लाना जिससे अपने देश की भलाई हो, फायदा हो। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुएल ने काउंट काबूर को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। किसने, तो विक्टर एमेनुएल ने किसको बनाया, तो काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया, तो काउंट काबूर ये जो थे। और 1853 से 54 में इन्होंने क्या कर लिया, क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की तरफ से भाग ले लिया। देखो इतना दिमाग लगा है, फ्रांस से इन्होंने दोस्ती बना ली। ये बगल में था और ये क्या है, समझ लो, यहाँ मैप में समझ लोगे, देख लेना। तो यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे रूस है। रूस यहाँ कब्जा किया था, फ्रांस भी यहाँ कब्जा किया था। तो इससे क्या किया, ये दोनों में क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने फ्रांस की तरफ से भाग ले लिया। इटली क्या किया, इटली जो था ये फ्रांस है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस है और इधर ये क्या है, रूस है, समझो रूस है। और इन्होंने 1853 से 54 में क्रीमिया के युद्ध में भाग ले लिया। ये दोनों में युद्ध हो रहा था और इन्होंने इधर से भाग ले लिया और ये बाद में जानना कि मदद लेगा इससे और इसको हरा देगा रूस को। इटली छोटा सा देश है, तैयो समझ में। 1853 से 54 युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की तरफ से भाग ले लिया, समझ में आया। देखो यहाँ पे फ्रांस को मदद करने के बाद में नीस और सेवाय नामक रियासत देना स्वीकार किया।
क्या मदद मांगा और इन्होंने कहा कि मुझे मदद करिए, आपको हम क्या करेंगे, नीस और सेवाएं जो आपके इधर है, यहाँ पर है, ये दोनों आपको हम दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, मदद भी किया। देखो, काउंट काबूर फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डिया और वेनेशिया, सॉरी ऑस्ट्रिया था, रूस नहीं था, सॉरी उधर रूस से हो रहा था, रूस से हो रहा था क्रीमिया युद्ध, फ्रांस और रूस से हो रहा था, लेकिन ये इटली जो था इधर ऑस्ट्रिया कब्जा था, तो ये कब्जा ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, हरा दिया, इटली ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को फ्रांस की मदद से हरा दिया। समझ में आया आप? उस समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो, काउंट काबूर फ्रांस की मदद से हराकर लोम्बार्डिया और वेनेशिया पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जो जीते हुए मतलब जो कब्जा किया था वो ऑस्ट्रिया, उसको भी जीत लिया। एक संधि के तहत लोम्बार्डी पिडमोंट अधिकार वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। एक संधि लाया गया जिसके तहत कुछ बातें क्या ऑस्ट्रिया की मानी गई कि ऑस्ट्रिया का अधिकार है। अभी यहाँ तक समझ में 1860 से 1860-61 तक काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्कनी को मिला दिया। उत्तर में ये उत्तरी और दक्षिणी जो था ये सभी को मिला दिया। अब ये बस रह गया पूर्व, ये सभी को मिलाना है, तो अब ये गैरिबाल्डी आएगा मिलाने। ठीक है, 1862 में दक्षिण इटली बाकी रियासतें मिला दिया। इसकी 1862 में मृत्यु हो गई, किताब में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ठीक, यहाँ काउंट काबूर के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखेंगे, बस यही जानेंगे काउंट काबूर को किन्होंने, विक्टर एम्यूनियल ने पहला बता देते हैं। विक्टर एम्यूनियल ने क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। दूसरा 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में भाग ले लिया। 1860 से 61 तक ने उत्तरी और दक्षिणी इटली का एकीकरण कर दिया। और चौथा हम जानेंगे कि इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। ये नहीं दिया लेकिन हम बता देते हैं। ठीक है, गैरिबाल्डी के बारे में जानेंगे। अब ये गैरिबाल्डी के बारे में जानते कि गैरिबाल्डी कैसे अब इटली का एकीकरण करते हैं। ठीक है, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेज़नी के विचार का समर्थक था। किसके? मेज़नी के विचार का। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम की सेना का संगठन किया। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। देखो, एक नाविक भी थे और मेज़नी ये मेज़नी जो एक पीछे आपने पढ़ा था एक साहित्यकार था, उसके विचार से ये प्रभावित था और वो भी स्वतंत्र गणतंत्र के विचार के समर्थक थे और वो भी स्वतंत्रता चाहते थे, सभी लोग क्या हो, स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, और ये उनके विचार से प्रभावित था। बाद में इन्होंने विक्टर एम्यूनियल के क्या हो गया, बाद में लिखा हुआ है, बाद में इन्होंने विक्टर एम्यूनियल के क्या हो गया बातों पे चलने लगे। गैरिबाल्डी क्या 1862 में रोम पर आक्रमण कर योजना बनाया तो काबूर ने रोम पर रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। रोम में गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और वहाँ क्या हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई। फिर इन्होंने क्या जीते हुए क्षेत्र जो था दे दिए, दक्षिण इटली को जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एम्यूनियल दे दिए। ये देखो यहीं पे लिखा है, हमको लगा नहीं है। चलो गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति त्याग कर साधारण किसान की तरह जीवन यापन करने लगे। जो संपत्ति थी, जो इनकम थी, वो सभी को क्या कर दिए, पैसे सभी को गरीब में सरकार को दे दिए और एक साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। और क्या इनके बारे में 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु। देखो यहाँ पे लिखा है, खट्टर में फ्रांस प्रसा के दौरान विक्टर एम्यूनियल ने रोम पर इटली के में मिला लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हो गया। देखो किसने, विक्टर एम्यूनियल जो प्रधानमंत्री थे, राजा था, उन्होंने क्या कर दिया, इटली का एकीकरण कर दिया। देखो उधर युद्ध में बिजी था, यहाँ देखो बस अब इसके बारे में हम शॉर्ट में कुछ जानते हैं। इन्होंने सिसिली और नेपल्स, पहला इन्होंने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर, ये क्या थे, पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। ठीक है, इन्होंने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना किए। इन्होंने क्या कर दिया, रोम पर योजना बनाई तो वहाँ पर क्या मुलाकात हो गई किससे, विक्टर एम्यूनियल से।
और इन्होंने सारी संपत्ति त्याग कर साधारण किसान की तरह, और इन्होंने लाल कुर्ती नाम की एक सेना का बनाया था। बस इनके बारे में इतना ही हम जानेंगे। और 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। कैसा लगा आप लोगों को इटली का एकीकरण? अब हम कल जानेंगे क्या चीज़ का एकीकरण, तो हम जर्मनी का एकीकरण जानेंगे। क्या आप लोग जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्सुक है? तो वीडियो को क्या कर लेना, लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, संस्कृत हो, चाहे मैथ हो या हिंदी हो, या फिर क्या साइंस से लेकर एसएसटी तो पढ़ा ही रहे, एसएसटी, ठीक है। सभी विषय को हम अकेले ही पढ़ाएंगे और आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया आएगा, मैं कह रहा हूँ ना। तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शेयर ज़रूर करना।